हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व कर लिए थे, तो क्या बाकी क्वेश्चन छोड़ेंगे थोड़े? इस वीडियो में करते हैं 40 तक क्वेश्चन। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे 21 वाला क्वेश्चन अपने सामने है, आंखों के सामने। ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या कहता है ये क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर का जो सम है वो 1215 है। ठीक है, दो नंबर का सम कितना है? 1215। एंड देयर HCF इज 81, उनका जो HCF है वो कितना है भाई? 81 है। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। ठीक है, तो पॉसिबल पेयर जितने भी बन सकते हैं ऐसे नंबर के जिनका सम 1215 हो और उनका HCF 81 हो, ऐसे नंबर्स अपने को फाइंड करने हैं। ठीक है जी, चलो तो अब देखते हैं आगे कि इसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। किन्हीं भी दो नंबर का HCF का मतलब है, HCF जैसे अपने को 81 दे रखा है किन्हीं भी टू नंबर्स का। ठीक है, तो HCF का मतलब है कि एक नंबर 81 मल्टीप्लाई x समथिंग होगा और दूसरा नंबर भी 81 मल्टीप्लाई y होगा, जहां पे x और y अपने क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना? जैसे तुम भाई सोचो ना, एक एग्जांपल ले लेते चलो। ठीक है, एक एग्जांपल लिया अपन ने, एक तो ले लिया मैंने 6 और एक ले लिया 8। अपने को पता है इन दोनों का HCF आता है 2। क्या आता है? 2। तो भाई 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आता है, अगर 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो अपना 8 आ जाता है। तो जो अपना HCF है उसको अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके पहला नंबर और किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर निकाल सकते हैं, जहां पे ये जो अपने नंबर्स हैं ये को प्राइम नंबर्स। तो ऐसा ही अपन ने किया, 81 को अपन ने लिखा, 81 HCF है उनका, तो उन दोनों नंबर को अपन ने मान लिया, एक को 81x और एक को मान लिया 81y। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये देखो बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया है, कोई नहीं समझाएगा ऐसे इस क्वेश्चन को, चाहे कितनी भी वीडियो तुम देख लेना। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं आगे फिर, है ना? तो अपन ने एक नंबर को 81x मान लिया और दूसरे को 81y मान लिया, क्योंकि भाई दोनों का HCF अपना 81 गिवन था। ठीक है, अच्छा, और दोनों का सम की वो बात कर रहा है 1215, ये उन दोनों का सम है, उन दोनों का ऐड है। तो अपन ने लिख दिया भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों का ऐड कितना है, दोनों नंबर का जो ऐड है वो कितना है? 1215। ठीक है, चलो तो 81 कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, तो ये बना x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1215। 81 को इधर डिवाइड में भेज देंगे तो अपना बना भाई x प्लस वाई इक्वल टू 81 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक कितना आना चाहिए, चलो डिवाइड कर लेते हैं, 1215। ठीक है, 81 से डिवाइड करते हैं, तो 81 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 1 जा जाएगा, 81 ये 0 बचा, 8 4 12 405 और फिर जाएगा 5 जा, तो कितना आया? 405, है ना? 81 5 जा 405, तो अपना आ गया 15। कितना आ गया भाई अपना? 15। अब देखो ध्यान से, अब तुमको x प्लस वाई इक्वल टू 15 तुम्हारा आ चुका है। x और y तुम्हारे को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? अपने को प्राइम नंबर क्या होते हैं, चलो लिख देता हूं मैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, जैसे अपना 4 और 5 है, 4 और 5 1 के अलावा किसी भी नंबर से दोनों एक साथ डिवाइड नहीं हो सकते, ये को प्राइम नंबर है। तो अपने को ऐसे पेयर बनाने हैं x और y के जिनका ऐड 15 आ रहा हो और दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए भाई? को प्राइम नंबर। तो जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू 14 लूंगा। अपने को पता है 1 और 14 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो एक पेयर तो अपना ये बन गया। ठीक है जी, अच्छा, अगर मैं 2 लेता हूं तो दूसरा नंबर 13 आता है। अपने को पता है दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते 1 के अलावा, ये भी अपना को प्राइम नंबर है। फिर अपन लेते हैं अगर 3, तो अपना आता है कितना? 12। तो अपने को पता है 3 और 12 तो 3 से डिवाइड हो गए दोनों, ये को प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगर अपन 4 लेते हैं तो 4 के साथ आएगा 11, ये भी अपना हो सकता है, हो सकता है ना भाई? 4 और 11 दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते 1 के अलावा। फिर अपन बात करते हैं 5 और 10, दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं, को प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगर अपन बात करते हैं 6 और 9 की, दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो भाई ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। फिर अब अगर अपन बात करते हैं 7 और कितना आएगा? 7 और 8,
हाँ ये को प्राइम नंबर हो सकते हैं, 7 और 8, है ना। फिर अपन बात करते हैं 8 और 7, वो अपना आ चुका है। तो बाकी बस यही पेयर अपने बनेंगे जिनका ऐड 15 हो और दोनों को प्राइम नंबर हो। तो कितने पॉसिबल पेयर हैं अपने, 4। कितने पॉसिबल पेयर है भाई, 4। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। एक बार शॉर्ट में बिल्कुल स्वीट पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि भाई HCF अपने को 81 गिवन था, HCF अपने को 81 गिवन था। तो दोनों नंबर अपन मानेंगे, एक तो 81x एक 81y, जहां पे x और y को प्राइम नंबर हैं। तो 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215। क्यों, क्योंकि दोनों का ऐड 1215 गिवन था। 81 कॉमन लेके डिवाइड भेजा तो अपने को पता चला कि x और y दोनों का ऐड है वो 15 है। तो ऐसे पेयर अपन ने लिख लिए जो को प्राइम नंबर बनाते हैं, ठीक है, वो अपने हैं पेयर 4 पेयर्स। तो अपना पॉसिबल कितने आ गए, 4 आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 22 पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट वाला ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अच्छा देखो, तो गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशंस बाय लाइन ए बी एंड सी डी। एक लाइन अपनी ए बी है जो कि अपनी ये वाली है, ठीक है, एक लाइन अपनी सी डी है जो ये वाली है, ठीक है। ये लाइन किसकी है, दो लीनियर इक्वेशंस की है ना। What is the area of the triangle formed by these two lines and the line x is equal to 0। अब यहाँ तुम कंफ्यूज हो जाओगे, गड़बड़ कर दोगे तुम सोचोगे भाई ये वाला एरिया पूछ रहा है, लेकिन नहीं बच्चों नहीं। कौन सा एरिया पूछ रहा है, ये वाला। ये वाला क्यों, अब ध्यान से सुनना, तुम कान खोल लो कान जल्दी से, ठीक है। चलो सुनते हैं तो फिर। अब ये है अपना भाई, ये बोल रहा है लाइन x इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो ये कौन से एक्सिस की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है y एक्सिस से और इन दोनों लाइन से घिरा हुआ एरिया की, घिरे हुए ट्रायंगल का एरिया की। तो ये वाला ट्रायंगल का वो एरिया पूछ रहा है भाई। कौन से ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो कि मैंने शेड किया है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया वो पूछ रहा है, ठीक है जी। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो चलो देखो ध्यान से। अब भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बेस ये लूं तो हाइट मेरी क्या होनी चाहिए भाई, इस पॉइंट सी से परपेंडिकुलर, यही तो चीज है भाई, है ना। और ये डिस्टेंस है जो अपनी हाइट की, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है एक्चुअल में, ये है तुम्हारी यहां से यहां तक की, जो कि है 2 यूनिट। कितनी है, 2 यूनिट, मतलब हाइट अपनी 2 है। अच्छा, अगर मैं बेस की बात करूं यहां से लेकर और यहां तक की, तो देखो ये 4 है, 4 यूनिट तो ये रहा और 2 यूनिट नीचे रहा। बेस कितना हुआ भाई, 6 यूनिट। और अपना आ गया हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 अपना हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई तुम्हारा, सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी वाला ऑप्शन। दैट्स ऑल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बेस अपन ने ये लिया जो कि है 6, हाइट अपन ने ये ली जो कि है अपनी ये 2, तो अपना हो गया हाफ इंटू 6 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल और अपना आंसर आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। चलो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, लेकिन तुमको गांठ बांध लेनी है, तुमको सारे क्वेश्चन करने हैं कैसे भी करके और अच्छे से समझने हैं उनको। वीडियो एक बार देखनी पड़े या 2 बार देखनी पड़े या 4 बार देखनी पड़े, लेकिन तुमको सैंपल पेपर अच्छे से पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तो फिर तो है मजा, और मजा अपने को लेना है तो अपने को तो करना ही है, ठीक है जी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23 में अपने को ये इक्वेशन गिवन है ना। इक्वेशन क्या गिवन है अपने को, tan अल्फा प्लस cot अल्फा विच इज इक्वल टू 2। इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, है ना, इसको सोल्व कैसे करेंगे। चलो तो भाई देखते हैं फिर इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब चलो देखो ध्यान से कैसे सोल्व करना है। तो अगर मैं बात करता हूं भाई, मैंने आपको बताया हुआ है कि tan और cot एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं tan अल्फा विच इज इक्वल टू, इसको अपन 1 अपॉन cot अल्फा लिख सकते हैं,
या फिर कोट अल्फा अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो 10 में तो 1/10 अल्फा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमको भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे से बताया हुआ है ना। चलो तो भाई, तो ये कोट अल्फा है, ये अपना बन गया 1/10 अल्फा। क्या बन गया? 1/10 अल्फा विच इज इक्वल टू 2। अगर मैं इधर एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम आ गया अपना 10 अल्फा। 10 अल्फा इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर अल्फा, और 10 स्क्वायर, ये 10 अल्फा से डिवाइड हुआ, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 आया विच इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये वाला आइटम इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा अपना 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 210 अल्फा। क्या आ गया भाई? 210 अल्फा। क्या कर सकते हैं, 210 अल्फा को इस साइड भेजता हूं, देखो ध्यान से, बड़ी कमाल की चीज निकलेगी, है ना, बड़ी कमाल की चीज निकलेगी। क्या कमाल की चीज? देखो ध्यान से, माइनस का हो गया 210 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सुनो, अब है ना तुम्हारा माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, इसको तुम बड़ी इजीली सोल्व कर दोगे भाई, पता है मेरे को, पता है। कैसे करोगे? प्रोडक्ट और सम से। प्रोडक्ट अपना कितना होना चाहिए? 1, और सम कितना होना चाहिए? माइनस का 2। तो अपन क्या लिखेंगे? 1 1 जा, और दोनों को ले लेंगे माइनस का, तो ये इसको अपन सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, ये अपना x माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अपना ये बचेगा x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। और यहां से तुम बड़ी जल्दी वैल्यू है ना खुश होके निकाल दोगे, x इज इक्वल टू 1। भाई ऐसा ही दिमाग अगर तुम यहां लगाओ तो काम चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये भाई स्क्वायर वाली टर्म, ये फिर वेरी सिंगल टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म, ये ऐसे ही तो है, स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली टर्म और फिर सिंगल टर्म। यहाँ बस ऐसा है कि 10 अल्फा का स्क्वायर है और यहाँ 10 अल्फा वाली टर्म है और यहाँ सिंगल टर्म है। थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। सेम फैक्टर इसके भी देखो, सम अपना -2 चाहिए और प्रोडक्ट अपना 1 चाहिए, तो फैक्टर तो इसके भी -1 होंगे। तो इसको कैसे करेंगे भाई? ये होगा अपना 10 स्क्वायर अल्फा माइनस का 10 अल्फा माइनस का 10 अल्फा प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, पहले ही बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन थोड़े से अटपटे दे रखे हैं तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से मक्खन की तरह समझाने वाला हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेंथी जा सकती है, वो मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो भाई अब इन दोनों में से 10 अल्फा अपना आ गया कॉमन। क्या आ गया भाई? 10 अल्फा कॉमन आ गया। 10 अल्फा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? स्क्वायर था यहाँ, तो ये बच गया 10 अल्फा माइनस, और ये 10 अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। ठीक है, इधर से माइनस का 1 कॉमन लेते हैं ताकि साइन चेंज हो जाए। 10 अल्फा तो प्लस का बचे और जो प्लस का 1 है वो माइनस का 1 बचे विच इज इक्वल टू 0। ये चीज अपने को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, तो ये 10 अल्फा -1 अपन ने लिया कॉमन, दोबारा 10 अल्फा -1 लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? 10 अल्फा -1 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक दिमाग और लगा सकते थे तुम, ये अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ये तुम्हारा 10 अल्फा -1 का होल स्क्वायर है। ये और भी अच्छा हो जाता अगर तुम ऐसा बनाना चाहो। देखो, ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर, तीनों टर्म है अपने पास, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने दोनों तरीकों से समझा दिया, अब तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से, 10 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0 या फिर 10 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ये 0, ऐसे ही तो करते हैं, सेकंड यूनिट में किया हुआ है अपन ने। तो 10 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, इससे भी वही वैल्यू आएगी, इससे भी वही वैल्यू, एक को ही सोल्व कर देता हूं मैं। तो यहाँ से आया 10 अल्फा इज इक्वल टू 1, और 1 अपने को पता है 1045 पे होता है, तो भाई ये 10 अल्फा और इधर 1045, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। एंगल अपना कितना आ गया भाई? 45 डिग्री। अब एंगल आ गया ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन को बोल दो भाई, पूछ क्या पूछना है, देखते हैं क्या पूछता है ये पूछ रहा है टुच्चे सब सवाल। क्या पूछ रहा है? 10 की पावर 20 अल्फा, है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है जी,
और ये है पूछ रहा है कोट अल्फा की पावर 20, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये अल्फा की जो वैल्यू है वो अपनी आई है 45, तो 1045 अल्फा की जगह मैंने लिख दिया 45 की पावर 20 और यहाँ लिख दिया कोट 45 डिग्री की पावर 20। अब भाई 1045 की वैल्यू तो 1 होती है, ये पता होना चाहिए, तो 1 की पावर 20 प्लस कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 की पावर 20, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, यहाँ भी 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, तो अपना आंसर आ गया भाई 2। अपना आंसर क्या आएगा 2, और ये रहा अपना 2 वाला आंसर। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बोलो हो गया कंप्लीट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल इजी तरीके से मक्खन की तरह समझाता हूं, चलो देखते हैं कैसे। तो कैसे करना है इसको, चलो देखते हैं भाई, है ना, कैसे करना है देखते हैं। देखो वैसे तुमको दिख रहा होगा कि भाई दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, लेकिन भाई जब इसको अपन शॉर्ट में कर सकते हैं, थोड़ा छोटा करके कर सकते हैं, तो क्यों अपन लंबे मेथड पे जाएं, क्यों जाए भाई, यही तो बात है ना, क्यों जाए लंबे मेथड पे। चलो देखो मैं एक बार दोनों इक्वेशन लिखता हूँ, है ना, दोनों इक्वेशन लिखता हूँ, फिर देखना क्या करने वाले हैं अपन। ये आ गया अपना इक्वेशन फर्स्ट, ये मैं लिख दी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन मैंने लिखी ये वाली। तो ये थोड़ा सा तुम ध्यान रखना, अगर बड़े नंबर्स हैं, है ना, बड़े नंबर्स जैसे 217 131, वैसे अपनी नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है 5x + 3y समथिंग ऐसा, है ना। अच्छा ये बड़े नंबर्स हैं तो तुम समझ लेना कि इसको सोल्व करने का सबसे छोटा तरीका कैसे है, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जो दो नई इक्वेशन आएगी वो बिल्कुल छोटी आएगी, उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। लेकिन ये वहां तक अपने को जाने की जरूरत नहीं है इसमें। कैसे करेंगे इसमें, बस ऐड करने से ही सीधा अपने को यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग थोड़ी निकालनी है, दोनों का ऐड निकालना है, ऐड करने से ही आ जाएगी। तो चलो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ये आया भाई 8, ये 4 और ये 3, 348x प्लस यहाँ भी अपना आएगा 348y। देखो भाई ये 217x है, इधर इधर y में है, इधर y में तो इधर x में है वही नंबर, है ना। अच्छा तो ये आ गया 7301 कैरी 34 88 16 17 1740। ठीक है, अब देखो अपने को निकालनी है x + y की वैल्यू, किसी को मत बताना। यहां से देखो, यहां से 348 कॉमन ले लेंगे, 348 लिया मैंने कॉमन, तो ये बचेगा तुम्हारा x + y, जिसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। क्लिक हो गया होगा दिमाग में अब तो, है ना, पता है मेरे को, इंटेलिजेंट हो वैसे तो, है ना। हाँ 348 को डिवाइड में भेज देंगे इधर, तो क्या बचेगा अपना x + y विच इज इक्वल टू 1740 डिवाइड बाई 348। और अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 8 40 0 4 कैरी 5 4 20 24 2 कैरी 5 3 15 17। तो अपना आंसर क्या आएगा भाई ए वाला। कौन सा आंसर आएगा ए वाला। चलो तो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ अपना ये रहा, है ना, 25 वाला क्वेश्चन। तो क्या है ये क्वेश्चन, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। अब देखो भाई 2 प्राइम नंबर है, जैसे अगर मैं 2 प्राइम नंबर लेता हूँ 2 और 3, तो इनका एलसीएम क्या होता है, इनका प्रोडक्ट ही तो होता है भाई। ठीक है, कोई भी 2 प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम उनका मल्टीप्लाई ही होता है, सिंपल। जैसे अगर मैं तुमको बोल दूं कि 2 प्राइम नंबर का एलसीएम 6 है, तो उनका वो प्राइम नंबर निकालो, क्या रहा वो दोनों नंबर, तो क्या कैसे निकाल सकते हैं, 2 3 जा 6 3 1 जा 3, अपने को पता चल गया एक नंबर तो 2 है एक नंबर 3 है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो अपने को एलसीएम गिवन है उसके अपन कर देंगे प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर करने के बाद भाई जो 2 नंबर आएंगे अपने, वो ये अपने क्या है 2 नंबर है ना। चलो तो देखो एक बार, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का नेम पी और क्यू दे रखा है इसमें, जहां पे पी ग्रेटर देन है क्यू से, और 2 2 1 उनका एलसीएम। तो सबसे पहले मैं 2 2 1 की प्राइम फैक्टर करता हूं, तो देखेंगे भाई ये देखो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 7 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, फिर 11 से डिवाइड नहीं होता, ये सीधा जाके डिवाइड होगा 13 से। किससे डिवाइड होगा भाई ये 13 से। चलो करते हैं, तो 13 1 जा 13, कितना बचेगा 7 2 9 91,
तो फिर आएगा 7, 13 7 जा 91, है ना, 9 बचेगा। देखो 13 1 जा 13, 9 बचा तो ये बना 91, 91 7 जा होता है, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा भाई, अपने को पता है 17 से ही होगा। तो अपने P और Q की वैल्यू अपनी आ चुकी है, एक तो 13 होगा, एक 17, लेकिन यहाँ पे ये क्लू भी दे रखा है भाई, P है वो बड़ा है, तो इसका मतलब P की वैल्यू तुम्हारी 17 है। P की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 17 है, और जो Q की वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी है 13 है। Q की वैल्यू कितनी है भाई 13। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना ही होगा अपने को, ठीक है। कभी तुम इसको P मान लो, इसको Q मान लो, ठीक है। हाँ चलो, तो भाई P की वैल्यू रखते हैं, Q की वैल्यू रखते हैं, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है उसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है अपने को 3P माइनस Q। तो भाई 3 मल्टीप्लाई 17 माइनस Q की वैल्यू है 13, तो 3 मल्टीप्लाई 17 कितना होता है 51, और 51 में से तुम 13 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 11 माइनस 3 8, और 4 माइनस 1 3। आंसर आ गया अपना 38। 38 है कहीं पे, बिल्कुल है ऑप्शन सी, ठीक है जी। आ गया होगा समझ में। चलो आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8, ओ सॉरी 8 कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, 26 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। वेल सफल्ड डेक है कार्ड का, डेक में कितने कार्ड होते हैं 52 playing cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? अब मैंने आपको ये अच्छे से डिटेल में बता रखा है, 4 स्यूट होते हैं, है ना, 4 स्यूट होते हैं। 4, एक तो होता है भाई तुम्हारा डायमंड का, एक होता है तुम्हारा हार्ट का, ये दोनों होते हैं रेड कलर के, है ना। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, वैसे रेड कलर के हैं या नहीं है इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन तुमको थोड़ा जितना मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ उतनी ही ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है, कंसेप्ट बढ़ता है, ठीक है ना। एक होता है ये स्पेड और एक होता है अपना क्लब, ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के। चारों में भाई एक एक किंग होगा, एक एक क्या होगा चारों में किंग होगा। तो किंग कितने हुए भाई 4 किंग, और एक एक क्वीन होगी चारों में, तो क्वीन कितनी हुई 4 क्वीन। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी वो देखो ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए किंग, किंग भी नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये 4 कार्ड ये 4 कार्ड ये दोनों हटा दो। कितने कार्ड हट गए 8 कार्ड, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, 52 में से 8 कार्ड हटा दो भाई, क्या बचेगा 44 कार्ड बचेंगे अपने, और टोटल कितने 52। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो मैं इतना डिटेल मतलब ये जो लैंग्वेज वगैरह है वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अपने MCQ आने वाले हैं, है ना। तो तुमको बस समझ में आना चाहिए, समझ में आने के लिए मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। अच्छा लिखने का तरीका अगर ये अपना सब्जेक्टिव होता है एग्जाम तो अपन ऐसे थोड़ी लिखते इसको, थोड़ा डिटेल में अच्छे से लिखते भाई। फेवरेबल आउटकम ये इतने होंगे, ये ऐसे आए, और ये टोटल आउटकम ये इतने होते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते, फॉर्मूला लिख के फिर अपन जाके सोल्व करते। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, इतू सी भी दिक्कत नहीं है, बस तुमको समझ में आना चाहिए। फेवरेबल आउटकम मैंने ऊपर लिख रखे हैं, टोटल आउटकम मैंने नीचे लिख रखे हैं। फेवरेबल में ये 44 कैसे आए ये अपने को पता है भाई, किंग नहीं होना चाहिए क्वीन नहीं होनी चाहिए, किंग 4 होते हैं क्वीन भी 4 होती है, टोटल 8 ये हट जाने चाहिए। तो 52 में से ये 8 हटाएंगे तो 44 बचेंगे, 4 से कैंसिल कर दो, 4 11 जा और 4 1 जा 4, तो ये 4 3 जा 12, तो अपना आंसर आया 11/13 ऑप्शन ए। क्या आ गया अपना आंसर 11/13 ऑप्शन ए। चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। कितना अच्छा वर्ड है ना साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 2 डाइस हैं उनको एक साथ रोल किया जाता है। तो अपने को इतना दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए सुनते ही कि 2 डाइस हैं 2 डाइस हैं, तो भाई अपने टोटल 36 आउटकम होते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। अच्छा अब बाकी के सारे मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जा 2 1 से 2 6 तक और 3 1 से 3 6 तक, है ना।
और 4 1 से 4 6 तक, और फिर 5 1 से 5 6 तक, और फिर भाई बात करते हैं 6 1 से 6 6 तक। अब ये प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, तुम ये सारे आउटकम लिख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा कम लिखा है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या फ़ायदा। प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि 5 कम से कम एक बार आए। तो ऐसे कौन कौन से आउटकम है जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है। कम से कम एक बार का मतलब एक बार 5 या 2 बार 5, दोनों चीज़ें हो सकती है। यही तो हुआ इसका मतलब, कम से कम। जैसे मैं तुमको बोलता हूँ भाई तुम कम से कम कल 10 रुपये मेरे अकाउंट में सेंड करना, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो तुम 10 रुपीज़ सेंड करोगे, या 11 या 12 या इससे ज़्यादा ही कर सकते हो। तो इसने बोला है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मतलब 5 कम से कम एक बार आता है, 2 बार भी तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारे आउटकम मैं काउंट करता हूँ, देखो ध्यान से। 1 5 में एक बार 5 आ रहा है, एक 2 5 भी होगा यहाँ पे कहीं, 3 5 आउटकम भी होगा, एक अपना 4 5 भी होगा, एक अपना 5 5, दोनों 5 वाले भी काउंट होंगे, बता दिया मैंने अभी, और एक अपना 6 5 भी होगा। अच्छा, और भाई ये भी तो हैं 5 वाले, 5 2 5 3 5 4, काउंट करते हैं कितने हैं 5 वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 आउटकम ऐसे हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार आता है। कितने आउटकम है भाई अपने, कितने आए थे 11, और अपॉन में कितना है टोटल आउटकम 36। ये फेवरेबल, टोटल 36, कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो अपना आंसर आ गया सीधा का सीधा 11/36। चलो भाई आगे चलते हैं फिर। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, है ना। ये पीछे वाला जो अभी अपन ने किया अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है 2018 में, ठीक है। चलो अब देखते हैं, फिर अपन करते हैं 28 वाला भाई, है ना। क्या करते हैं 28 वाला, चलो देखते हैं तो कैसे करना है। तो भाई देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 28 वाला, है ना। कैसे करते हैं देखो ध्यान से। अब जैसे अपना ये 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा अपने को गिवन है ना। ये चीज क्या है अपने को गिवन है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ये। अगर तुम ऐसे डायरेक्ट इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये सोल्व नहीं होगा। बोला क्या बोलेगा, नहीं भाई गड़बड़ है कुछ। कैसे सोल्व करना है देखो ध्यान से। तो अपने को पता है जो अपने क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में इस आइडेंटिटी के ऊपर तो आने वाले हैं ही, बाकी और किसी आइडेंटिटी पे नहीं आएंगे। इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो अपने को 1 दिख रहा है यहाँ पे, और इस 1 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। लिखता हूँ देखो ध्यान से क्या बना, क्या फायदा होगा इसका। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपना पहले से ही है, ये रहा। 1 की जगह अपन ने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा रख दिया नहीं रख दिया, इज इक्वल टू अपना है 3 साइन अल्फा कोस अल्फा। अब ध्यान से देखना क्या बनेगा इसमें, क्या बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया ऐड, ये हो गया अपना 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस में आएगी। इसको मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है। और प्लस का क्या बच गया कोस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमको लिख देता हूं ये वाली इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, तो तुम बिल्कुल इजीली सोल्व कर दोगे। तुम क्या बोलोगे, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 1 मल्टीप्लाई 2, प्रोडक्ट 2 के बराबर होना चाहिए, 2 के इक्वल, और जो सम है वो -3 होना चाहिए। ये देखो तुम क्या बोलोगे 2 1 जा 2, दोनों को माइनस का ले लोगे, तो ऐड करने पे -3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है, बन गया अपना काम। ये देखो ये भी अपनी वो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम वैसे ही है। यहां देखो ये किस में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइन में। यहाँ साइन स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, यहाँ साइन की पावर 1 वाली आ रही है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म, ये कोस वाला है, ये कोस अल्फा है और कोस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं यहाँ पे। तो अपने यही तो फॉर्मेट बना भाई, एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली और कांस्टेंट टर्म, साइन स्क्वायर वाली साइन वाली और ये कांस्टेंट टर्म, सिंपल, ठीक है। चलो तो
कर देते हैं इसके दो टुकड़े, जैसे यहाँ पे किए -2 -1, तो यहाँ आएगा -2 साइन अल्फा कोस अल्फा और एक -1 साइन अल्फा कोस अल्फा। चलो लिखते हैं, तो ये बना अपना 2 साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा कोस अल्फा और एक आएगा -1 साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2 साइन अल्फा, क्या कॉमन आ गया भाई, 2 साइन अल्फा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो एक साइन अल्फा बच जाएगा, -2 साइन अल्फा गया, कोस अल्फा बच जाएगा, माइनस इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कोस अल्फा, है ना, क्या कॉमन आ रहा है, कोस अल्फा, तो यहाँ से कोस अल्फा अगर कॉमन लेंगे माइनस का, तो ये प्लस का साइन अल्फा बच जाएगा यहाँ पे, तो और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का कोस अल्फा। देखो माइनस साइन लिया है तो साइन चेंज होंगे, है ना, ये बात का तुम ध्यान रखना। तो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा अपन कॉमन ले लेते हैं, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, और क्या बचेगा, 2 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ये दो चीजें अपनी बन चुकी है भाई, है ना, ये दोनों चीजें क्या बन चुकी है। अब देखो ध्यान से, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, कोट अल्फा की। किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट अल्फा की। अब कोट कैसे बनेगा, चलो देखते हैं, अभी बनेगा, है ना, तो या तो ये 0 या फिर ये 0, है ना, तो क्या आएगा यहाँ से, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। कोस अल्फा को उस साइड लेके जाएंगे तो ये आएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा। अब कोट किससे बनता है भाई, कोस अपॉन साइन से, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा को इधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो इधर बचेगा 1, क्या बचेगा 1, ध्यान रखना तुम, है ना, जैसे इस साइड में 2 है और इस साइड में 2x है, अगर 2 को तुम इधर माइनस में लेके आओगे तो इधर 0 बचेगा, ठीक है, और अगर 2 को तुम इधर डिवाइड में लेके जाओगे तो तुम्हारा 1 बचेगा। इस बात का तुम ख्याल रखना, ठीक है जी, इस बात का तुम ख्याल रखना। तो यहाँ अपन साइन एक्स को, साइन अल्फा को इधर डिवाइड में लेके जा रहे हैं, तो कोस अपॉन साइन ये बन गया tan अल्फा और इधर बच गया 1, तो tan अल्फा की सॉरी कोस अपॉन साइन कोट अल्फा होता है, क्या होता है, कोट अल्फा। सोरी शोरी शोरी पकड़े ये दोनों कांजी, बच्चे से हो गई गलती माफ भी कर दो अब, पता नहीं आगे क्या है, ऐसा कुछ सॉन्ग है शायद, है ना। अच्छा देखो, तो साइन अल्फा आ गया अपना डिवाइड में, तो कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बन गया कोट अल्फा और इधर बच जाएगा अपना 1। तो कोट अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है, दूसरी वैल्यू यहां से निकलेगी क्या भाई, 2 साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा विच इज इक्वल टू 0। कोस अल्फा उधर भेज दिया, प्लस में चला गया बेचारा बिना कुछ बोले। अब साइन अल्फा को डिवाइड में भेजेंगे तो इधर 2 बचेगा और उधर बन जाएगा कोट अल्फा। तो कोट अल्फा की वैल्यू तुम्हारी 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन सी, बस, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने वो डाले ना, क्या डाले हैं, अरे रे 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 रे, एमसीक्यूज मैंने डाले हैं 7th चैप्टर के, उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जहां तक मेरे को याद है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो मैंने जिस जिस चैप्टर के है ना एमसीक्यू डाले हैं उस टाइप का जरूर जरूर क्वेश्चन आया है सैंपल पेपर में। तो तुम ध्यान रख लो कि मैं अगर एमसीक्यू डाल रहा हूं तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एक दो क्वेश्चन छोड़ दो जो कि अलग टाइप से बन जाएंगे, वरना जो मैंने करा दिया उस टाइप के एमसीक्यू जरूर 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 आएंगे, ये तुम बात गांठ बांध लेना। तो जितनी भी वीडियोस हैं एमसीक्यूज की और सैंपल पेपर की सभी कर लेना तो बिना हिचक के, ठीक है। चलो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर। देखो पैरेललोग्राम दे रखा है, वहां पे मैंने समझाया था ऐसे पैरेललोग्राम बनाया था, बिल्कुल बनाया था। पैरेललोग्राम के वर्टेक्स लिख दिए थे अपन ने 1,2 और फिर यहाँ पे लिखा था बी वाला वर्टेक्स 4,y, यहाँ पे लिखा था सी वाला वर्टेक्स x,6 और यहाँ पे लिखा था डी वाला वर्टेक्स 3,5। लिखा था या नहीं लिखा था, बिल्कुल लिखा था। अच्छा अब अपने को निकालना क्या है, x और y की वैल्यू। क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये करने मत बैठ जाना कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, गड़बड़ हो जाएगी। ए डी इज इक्वल टू बी डी बी सी, ऐसे थोड़ी होते हैं,
है ना। कैसे करते हैं ध्यान से सुनो भाई, डायगोनल बनाया और अपने को पता है डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम की डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये ओ है वो मिड पॉइंट होगा बीडी का और एसी का भी। तो ओ अगर एडी का ये एसी का मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो एसी का अगर मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू। तो ये लो भाई 1 प्लस एक्स अपॉन टू, दोनों के x कोऑर्डिनेट प्लस में और डिवाइड बाई 2, फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट प्लस में और डिवाइड बाई 2। आ गया मिड पॉइंट किसका, AC का। BD का भी तो निकालना है, BD का निकालते हैं है ना। तो BD का निकालते हैं तो दोनों के x कोऑर्डिनेट प्लस में 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और फिर आता है 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, अब इतनी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। चलो तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 है, ये इसके इक्वल होगा और ये क्या है 7/2 है ना, क्या है 7/2। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7/2। नीचे से नीचे देखो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपना 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, 1 गया माइनस में तो एक्स की वैल्यू आ गई अपनी 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई 6। वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y वाला कोऑर्डिनेट इक्वल कर दो, ये कितना है 8/2 विच इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल तो ये 5 उधर जाएगा माइनस में तो बचेगा 3 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। तो देख लो भाई x की पहले y की बाद में, तो अपना आएगा ऑप्शन ए वाला। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ए वाला। ठीक है, तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 29 तक। अब आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि अपना 6 चैप्टर से। ठीक है जी, 6 चैप्टर से। चलो तो देखते हैं, एक तुम है ना बात नोट कर सकते हो, जैसे 6 चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं, सो दैट वाले हैं, वो क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो अगर तुम सोचो तो। MCQ आने वाले हैं, MCQ आने वाले तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे पूछेंगे 6 चैप्टर में से, जिस टाइप के सैंपल पेपर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। प्रूफ वाले हैं वो भी एक बार तो कर लेना, क्योंकि हो सकता है प्रूफ वाले का स्टेटमेंट देके पूछ ले कुछ MCQ, है ना, 4 ऑप्शन बना दे, हो सकता है वो। ठीक है, लेकिन इन वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना जो सिमिलरिटी पे बेस्ड है, BPT पे बेस्ड है, या फिर मतलब एक थ्योरम है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ऐसे ही इन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कोई छोटे मोटे। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में अपने को ये दे रखा है, दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, ACB एंगल की बात करूँ तो ये बड़ा वाला C का, और CDA की बात करूँ तो ये वाला D का, और AC अपना 8 है और AD अपना 3 है। सब कुछ लिखा हुआ है डायग्राम में। ठीक है, सब कुछ डायग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ डायग्राम में लिखा हुआ है। अब अपने को क्या करना है, ध्यान से देखो भाई, देखो एक एंगल तो अपने को इक्वल दे रखा है और एक एंगल कॉमन हो जाएगा। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर लेंगे, एक तो भाई ये वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो, चलो मैं अलग अलग कलर से बना देता हूँ, ध्यान से देखना, अलग अलग कलर से बना देते हैं इसको। एक कलर लिया मैंने रेड वाला, तो ये रेड वाले से ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल की बात करेंगे अपन, और एक मैं ले लेता हूँ, कौन सा लूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल तुमको दिख गया होगा, अब तो आराम से दिख गया होगा भाई, अब तो अंधा भी देख के बता देगा कौन कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अपने को यहाँ पे देखो, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल जो लेफ्ट हैंड साइड में उसकी बात करनी है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कौन से रूल से होंगे, डबल ए से, क्योंकि भाई इसका एक एंगल छोटे वाले ट्रायंगल रेड वाले में देखो, रेड वाले का ये वाला एंगल, और ये कौन सा कलर है, येलो बोल देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, ये येलो वाले कलर वाले ट्रायंगल का सी वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, और ए वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो डबल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। नेम अच्छे से देते हैं, चलो मैं इसका नेम देता हूँ ADC। क्या नेम देता हूँ इसका, ADC। ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो ए वाला एंगल दोनों में सेम है, तो यहाँ पे ए ही आएगा। ठीक है,
ए आएगा, बड़े वाला ट्रायंगल का नेम देंगे तो ए आएगा। अब ए बी सी हो सकता है या ए सी बी हो सकता है। देखो डी वाला एंगल अपना इक्वल है सी वाले के, छोटे वाले का डी बड़े वाले के सी के इक्वल है, तो यहाँ आएगा सी और बी। ठीक है, तो ए डी सी और ए सी बी दोनों ट्रायंगल है अपने सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या है भाई, सिमिलर। और कौन से रूल से हैं, आप लिख सकते हो डबल ए से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल लिख देना, ये वाला हो गया अपना कॉमन, सिंपल सी बात है। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी तो कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखो। तो इधर से लिख सकते हैं अपन ए डी अपॉन ए सी, क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए सी, क्या लिख सकते हैं भाई, ए डी अपॉन ए सी। फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ से अपन डी सी अपॉन सी बी, तो ये डी सी और सी बी से तो कोई मतलब है ही नहीं, अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अपन लिखते हैं ए सी अपॉन ए बी। अब जो जो वैल्यू अपने पास है वो सारी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, चलो तो ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू है 3, तो मैंने लिखा 3 अपॉन ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू है 8 विच इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू 8 और ए बी की वैल्यू नहीं पता अपने को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3ab, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे 3ab विच इज इक्वल टू 8 8 जा 64। तो ये ab की वैल्यू आई है 64 अपॉन 3। अब देखो तुमको घुमाने के लिए है ना, तुम ऐसे कैलकुलेशन करते रहोगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुमने वैल्यू किसकी निकाली है, तुम सीधा टिक कर दोगे डी पे। ये बेटा बार बार मैं ऐसी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक होती है, इंसानों से ही होती है। मैं चाहता हूँ कि आप इन मिस्टेक्स को सुधारो। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले से ही वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी बातों को अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई भाई, अपनी ए बी की वैल्यू आई है, ए बी की। और अपनी वैल्यू किसकी पूछती क्वेश्चन में, बी डी की, ये बी डी की। तो ए बी की वैल्यू में से ए डी माइनस होगा तो अपनी बी डी आएगी। तो बी डी क्या आएगी भाई, ए बी कितना है अपना टोटल, ए बी है अपना 64 अपॉन 3, उसमें से माइनस ये ए डी हट जाएगा 3। ठीक है, तो 3 एलसीएम आएगा तो ये आएगा भाई 64 माइनस 3 3 9, 64 में से 9 माइनस होगा तो शायद 53 अपॉन 3 और ऑप्शन आ जाएगा अपना सी वाला। ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई अपना सी वाला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। चलो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ऐसा क्वेश्चन वैसे अभी तक आया नहीं, सैंपल पेपर में दिया है तो जरूरी नहीं है इस हार्ड टाइप का क्वेश्चन आपके पास बने, लेकिन चल देखते हैं। वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो सैंपल पेपर होता है वो हमेशा बोर्ड के पेपर से कहीं ज़्यादा स्टैंडर्ड का होता है। ठीक है ना, जो बोर्ड का पेपर होता है वो सैंपल पेपर से हमेशा इजी आता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मैंने देखा है। तो ज़्यादा मत घबरा जाना इस सैंपल पेपर को देख के, तुम अपनी बस तैयारी पे ध्यान रखना, एनसीईआरटी पे फोकस पूरा रखना, एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये बात का तुम ध्यान रखना। तो काफ़ी क्वेश्चन तुम देख रहे होगे एनसीईआरटी पे बेस है, बहुत से, कोई एक दो क्वेश्चन है वो ऐसे आपको दे रखे हैं थोड़े से अटपटे से, इसको देख के तो ऐसा मत समझना कि भाई एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी में से तो क्वेश्चन ही नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं। बेस पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही है। जैसे गीता 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 क्या है, मतलब जो एनसीईआरटी है इसको अपन गीता बोल सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की। ठीक है ना, चलो देखते हैं, तो क्वेश्चन पे देखते हैं पहले। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। एक तो पॉइंट ए है अपना इधर, एक पॉइंट अपना बी है इधर, ए के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं 4,5, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,3। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बिल्कुल ईजी है। ऐसे ये लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होगा भाई, ऐसे जो बिल्कुल बीच में से जा रहा होगा, बिल्कुल बीच में से जा रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी बात तुमको ये समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेता हूं तो ये पॉइंट ए से जितनी दूर होगा उतना ही दूर बी से भी होगा। तो देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मेट, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। क्या होगा भाई, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, और पी के कोऑर्डिनेट अपन यहाँ पे x, y मान लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं भाई, x, y।
बस अब इसको सोल्व कर दो, तुम्हारी इक्वेशन तैयार है। क्या कुछ अलग है? कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज का फर्क कर दिया क्वेश्चन में। अगर तुमको यही बोल देता कि भाई इक्वे डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट P है एक्स वाई जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वे डिस्टेंस है, तो बताओ रिलेशनशिप क्या होगी, तो तुम कर देते, मेरे को पता है कर देते तुम। लेकिन ऐसा थोड़ा सा घुमा दिया तो तुम थोड़े से कैसे होगा ये, तुमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कंसेप्ट अपना क्लियर करते जाओ, सब कुछ चीज़ें आसान है। अगर तुमको ये पता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, तो बस हो गया ये क्वेश्चन, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है जो बीच में से जाता है, 90 डिग्री एंगल पे होता है, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर अपन किसी भी पॉइंट की बात करें तो ये लेंथ, ये डिस्टेंस ए से और डिस्टेंस पॉइंट बी से, ये दोनों सेम होती है, पी इज इक्वल टू पी बी। अच्छा, अगर मैं पहले ही स्क्वायर कर दूं तो अपने को पता है फॉर्मूला में जो रूट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, वो अपने को लगाना नहीं पड़ेगा। चलो, अब पी ए का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये अपना पी रहा, ये अपना ए रहा, तो अपना x माइनस 4 का स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। y माइनस 5 का स्क्वायर, जब अपन पीबी की बात करेंगे तो x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब x प्लस 2 हो जाएगा ये, और y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो सोल्व कर दो। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे इसको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x, इसको नहीं भूलना माइनस 8x को, है ना, बच्चे भूल जाते हैं लेकिन तुम ध्यान रखना। तो y माइनस 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस का 10y, विच इज इक्वल टू, इधर आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ये y माइनस 3 का स्क्वायर की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6y। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, सेम साइन के है, दोनों साइड में सेम साइन के होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और कैंसिल हो रहा है तो देख लो, नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं फिर। अब देखो x वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं, या फिर एक काम करो सभी को एक साइड ले लो, ठीक है। अच्छा, तो ये माइनस का 8x है, मैं पहले x वाली लिख देता हूँ, माइनस का 8x, 4x उधर जाएगा तो माइनस का 4x, फिर y वाले लिखता हूँ, या माइनस का 10y तो है ही, और ये 6y उधर जाएगा तो प्लस का 6y, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे अपना प्लस का 16 है ही, और ये जो अपना, अच्छा एक और है प्लस का 25 और है, ये 4 है ये अपना माइनस में, और ये 9 है ये भी अपना माइनस में, विच इज इक्वल टू 0। सब कुछ चीज़ को अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 12x, है ना। ये कितना हो बचेगा, माइनस का 4y, और ये 16 और 25 कितना होता है, ये 41, और में से इसमें से 13 माइनस कर दो, तो भाई 11 में से 3 गया तो 8, और ये 3 में से 1 गया तो 2, कितना बचेगा 28, कितना बचेगा 28, विच इज इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, -4 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करो तो 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4, और 4 7 जा 28, -4 से डिवाइड किया है तो इसका मतलब साइन भी चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी है, 3x प्लस वाई माइनस 7, 3x प्लस वाई माइनस 7 अपना ऑप्शन है डी वाला। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी वाला, ठीक है जी। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन। चलो आगे देखते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है पहले। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला, है ना। तो ये रहा 32 क्वेश्चन। तो इसमें देखो अपने को गिवन है क्या, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द बीसी। डी क्या है अपना, बीसी का मिड पॉइंट, डी क्या है भाई, बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं फिर। तो डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, कोट वाई डिग्री और कोट एक्स डिग्री, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है, पेन दूसरा ले लेता हूं, अपना कोट वाई डिग्री और कोट एक्स डिग्री। अब सुन, पहले मैं बात करता हूं वाई डिग्री, मतलब ये वाला एंगल है वाई डिग्री, तो मतलब बड़े वाले ट्रायंगल की ये बात कर रहा है, बड़े वाला ट्रायंगल इस वाले ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो इसको ध्यान से देखना भाई, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इस एंगल के अपोजिट क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री के अपोजिट ये अपना है हाइपोटेनस, तो ये अपना क्या होगा, बेस। कोट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, टेन का क्या होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो इसका क्या होता है, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई बेस क्या है,
अगर अपन वाई डिग्री एंगल की बात करते हैं तो बेस है अपना ए सी। बेस अपना क्या है भाई, ए सी। मैं ये लिख देता हूँ, है ना, बेस है अपना भाई ए सी अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है अपना, बी सी। परपेंडिकुलर क्या है अपना, बी सी। ये तो आ गई अपनी कोट वाई डिग्री की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है भाई, ये कोट वाई डिग्री। चलो इसको हटाते हैं। अब देखते हैं भाई कोट एक्स डिग्री की वैल्यू। किसकी, कोट एक्स डिग्री की वैल्यू। चलो देखते हैं तो भाई कोट एक्स डिग्री की वैल्यू। कौन सा ट्रायंगल की बात करेंगे, एक्स वाला एंगल किस ट्रायंगल में है, इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में बात करता हूँ तो इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर है। ये अपना हाइपोटेनस हो गया, ये अपना बेस हो गया। ठीक है, तो कोट एक्स डिग्री की बात करेंगे तो अपन लिखेंगे बेस, बेस जो कि है अपना ए सी अपॉन और फिर परपेंडिकुलर जो कि है अपना सी डी। क्या है, सी डी। अब देखो इसको कर देते हैं उल्टा, ए सी अपॉन बी सी मल्टीप्लाई, ये सी डी ऊपर जाएगा, ए सी नीचे, सी डी अपॉन ए सी। ए सी से ए सी कैंसिल, सी डी अपॉन बी सी आ गया। ठीक है, तो सी डी अपॉन बी सी आ गया। अब देखो अगर तुम बी सी को देखो ध्यान से, बी सी को तुम ध्यान से देखो तो ये भाई डबल है सी डी का, है ना, बी सी है वो सी डी का डबल है। तो अपना आंसर आ गया 1/2। आंसर क्या आएगा भाई अपना 1/2, और ऑप्शन कौन सा आएगा, बी वाला। ठीक है, बस तुमको ये ध्यान रखना है जो सी बी है वो सी डी का डबल है क्योंकि डी मिड पॉइंट। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गया। अरे हो जा छोटा, बड़े होने की बहुत जल्दी है तेरे को। अरे तेरे, क्या करें, बस सही है ना। नहीं सही कहाँ है, ठीक है अब सही है। देखो अब ध्यान से 33 वाला क्वेश्चन। 33 वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/13 1/13 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places। क्या बोला भाई, 1/13 को किससे मल्टीप्लाई करे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो। जैसे अपना भाई, जैसे अपन लिखते हैं 2.13, तो भाई 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट है ना, 2 प्लेसेस के बाद अपना ये खत्म हो गया। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो गया। तो अपन 1/13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपना ये टर्मिनेटिंग आए डेसिमल एक्सपेंशन, और कितने के बाद एंड होना चाहिए, 2 प्लेसेस के बाद। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको भाई पॉइंट हटाता हूँ तो अपना नीचे 100 दिखता है, तो अपने ही को ये पता चल गया कि भाई नीचे अगर 100 आएगा तो भाई 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। अच्छा, लेकिन ये 13 गड़बड़ करेगा। क्यों, जैसे अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो डेनोमिनेटर होता है p/q, डेनोमिनेटर होता है उसके प्राइम फैक्टर में अपने ओनली 2 और 5 की पावर्स आनी चाहिए, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ देखो 13 की पावर हो रही, तो इस 13 को हटाने के लिए ऊपर 13 और आना चाहिए ताकि 13 से 13 कैंसिल हो जाए, 1/100 आ जाए। 1/100 क्या होता है, 0.01, तो प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला ऑप्शन, 13/100। इतनी बात अपने को समझ में आ जानी चाहिए, ये वाला नहीं आएगा। चाहे तुम देखो एमसीक्यू से करो, तुम इन ऑप्शन से करो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे अपना नंबर था 1/13, उसको 13/100 से मल्टीप्लाई किया तो अपने आंसर निकाला 0.01, 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। अगर तुम इसको लेते हो 1/13 इंटू 13/10, तो 13 से 13 कैंसिल, 0.1 आएगा भाई। 2 प्लेसेस के बाद तो नहीं एंड हुआ डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, अपना कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला। चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 34। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 34 है अपना, वो करते हैं सोल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन काफी, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार सैंपल पेपर में आ चुका है। ठीक है, पिछला सैंपल पेपर मैंने देखा था, तब उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उस टाइम एमसीक्यू नहीं था, लेकिन टाइप यही था। ठीक है, सैंपल पेपर में ये इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है लेकिन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन तुमको आना चाहिए।
क्या पता एग्जाम में टपक जाए, है ना। चलो देखते हैं। साइड्स ए बी एंड बी ई, क्या बोला, साइड्स ए बी एंड बी ई ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी आर ऑफ लेंथ 16 एंड 8। ये देखो लिखा हुआ भी हुआ है, ये ए बी और ये बी ई, एक 16 है एक 8 है रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, यहाँ देखो एक स्क्वायर बना हुआ है अंदर, जो लार्जेस्ट स्क्वायर है वो है अपना एफ डी जी बी, ये दे रखा है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। तो इसकी क्या निकालनी, साइड निकालनी है। ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसकी अपने को क्या निकालनी है भाई, साइड निकालनी है। अब कईयों को लग रहा होगा ये 12th चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन ये 6th चैप्टर का क्वेश्चन, ट्रायंगल सिमिलरिटी वाला, सिमिलर से होगा ये। कैसे होगा सिमिलर से, चलो देखते हैं ध्यान से। एक तो ट्रायंगल अपन ने कंसीडर किया ये वाला ए एफ डी, है ना। कौन सा ट्रायंगल लिया भैया अपन ने, ए एफ डी। एक लिया अपन ने ये वाला ट्रायंगल डी जी, कौन सा, डी जी, ठीक है जी, है ना। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, अगर दो पैरेलल लाइन है उसको एक लाइन ये कट करती है, तिरछी लाइन, है ना। दो पैरेलल लाइन है उनको एक तिरछी लाइन कट करती है, ठीक है जी। तो क्या होता है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल होता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं जिसको, है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि भाई ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, और एक ये तिरछी लाइन इनको कट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो समझ में आने के लिए मैं इसको ऐसे फिल कराने के लिए ऐसे बना देता हूँ इसको। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों के दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कुछ ऐसे ही है, ध्यान देना, बस इस डायग्राम को घुमा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अच्छा जी, और फिर क्या इक्वल है, इसमें भी 90 है इसमें भी 90 है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों में एक 90 है और एक एंगल इक्वल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे अपने, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ठीक है। ए एफ डी सिमिलर टू डी जी ई। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। वो कैसे सिमिलर होंगे, डबल ए से। तो तुमको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एंगल इक्वल है ये वो, बस तुमको ये देखना है हाँ सिमिलर है, हो गया बस, ठीक है। सीधा करो आगे सोल्व, क्योंकि एमसीक्यू ही तो है ना। चलो अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो भाई अपन क्या कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो अपन क्या रख सकते हैं, इक्वल। अच्छा उससे पहले जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड को, अच्छा एक बार मैं दोबारा से डायग्राम पे अच्छे से दोबारा से बता देता हूँ। एक तो अपन ने इसकी बात की है और एक ये वाला ट्रायंगल। अगर मैं स्क्वायर की साइड को x मानता हूँ, क्या मानता हूँ, x, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो ये टोटल 16 था, तो ये ऊपर कितना बचेगा, 16 माइनस एक्स। ये टोटल 8 था और ये इधर x है, तो ये बचेगा 8 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा अब तुमको कोरस्पॉन्डिंग साइड का साइड प्रोपोर्शनल लिख देनी है, तो यहाँ ए एफ अपॉन डी जी लिख सकते हैं। ए एफ कहाँ है, ए एफ अपॉन डी जी, ठीक है, चल जाएगा काम। ए एफ अपॉन डी जी लिखा अपन ने, विच इज इक्वल टू एफ डी अपॉन जी ई। देखो एफ डी और ये जी, है ना, एफ डी अपॉन जी हो जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो साइड अपन ने कोरस्पॉन्डिंग कर दी, इस वाली साइड से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ए एफ की वैल्यू रखो, ए एफ अपना कितना है, ए एफ 16 माइनस एक्स, ए एफ अपना कितना है 16 माइनस एक्स। डी जी अपना कितना है, डी जी डी जी डी जी डी जी कहाँ है, डी जी, अरे डी जी कहाँ गया, ये रहा, डी जी है अपना एक्स, विच इज इक्वल टू एफ डी। एफ डी अपना कितना है, एफ डी कहाँ है, एफ डी ये रहा एक्स, अपॉन फिर क्या है, जीई अपना है ये 8 माइनस एक्स। बस अपने को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सोल्व हो जाएगा। तो ये x इंटू एक्स आया अपना एक्स स्क्वायर, अच्छा विच इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स को 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक बार पहले लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए तुमको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके। तो ये आया भाई अपना एक्स स्क्वायर विच इक्वल टू 16 को 8 से किया तो 16 8 जा 128, है ना।
तो ये हो गया 128। फिर 16 को माइनस एक्स से किया तो माइनस का 16x, माइनस एक्स को 8 से किया तो माइनस का 8x, और माइनस एक्स को माइनस एक्स से किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो दोनों साइड से एक्स स्क्वायर अपना हो गया कैंसिल। ये कितना बनेगा भाई, माइनस का 16 और माइनस का 8, माइनस का 24x। लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं इसको, प्लस का 24x विच इज इक्वल टू 128। तो x की वैल्यू आ गई भाई 128 डिवाइड बाई 24। किससे कैंसिल करें, 8 से हो जाएगा क्या, चलो 4 से कर देते हैं पहले। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। फिर 2 से कर देते हैं, 2 3 जा 6, ऊपर आएगा 16 2 जा 32। तो अपना आंसर क्या आंसर आएगा भाई, बी वाला 16/3। कौन सा आंसर आएगा, बी वाला। बस तुमको ये देखना है ये दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है, कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रख दो, जो साइड है ये स्क्वायर की उसको x मान लो, तो x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इसको दोबारा कर लेना। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं, तो है ना। तो क्या बोला है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, लेकिन थोड़ा सा ये आगे दे दिया, आगे तक दे दिया है ना। तो एक ऐसे है, एक R है, एक S है। तो मैं एक साइड R लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है -1,3, और एक साइड में S लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है 9,8। ठीक है, और जो पॉइंट P है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 में। तो पॉइंट P मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भाई, सेक्शन फॉर्मूला से, है ना। P के जो कोऑर्डिनेट है वो अपन कैसे निकालेंगे, कोई भी बता देगा ये तो, कौन बताएगा, तुम बताओगे। ठीक है, किससे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। चलो निकालते हैं जल्दी से, है ना। तो P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, अब P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये अपना हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया अपना x1, ये y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो m1 x2 तो ये हो गया अपना 9k प्लस m2 x1 ये होगा -1 अपॉन m1 प्लस m2 k+1। ठीक है, m1 y2 तो 8k, m2 y1 प्लस का 3 अपॉन m1 प्लस m2 k+1। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए भाई, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है, पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर लाई करता है पॉइंट P। तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या होता है, x की जगह अपन ये वाला पॉइंट रख सकते हैं x की वैल्यू, और y की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। चलो रखते हैं, x की जगह मैंने लिखा 9k-1 अपॉन k+1, फिर माइनस का साइन है, और y की वैल्यू 8k+3 अपॉन k+1 और प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ से अपने को इसको सोल्व करके k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे k+1 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे ऊपर सेम आएगा अपना 9k-1, k+1 इससे डिवाइड होगा तो 1 आएगा, ऊपर वाला सेम आ जाएगा माइनस का 8k+3, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, है ना, और प्लस का 2 इंटू k+1 इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ये k+1 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये क्या क्या बना अपना 9k-1 माइनस का 8k और माइनस का 3 और प्लस का 2k प्लस का 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 9k में से 8k गया तो 1k और ये 2k 3k हो गया। ठीक है, ये देखो माइनस का कितना है, -1 और -3 -4, और -4 + 2 कितना, -2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3k इज इक्वल टू आ गया प्लस का 2 और k की वैल्यू 2/3। k की वैल्यू क्या आ गई भाई अपनी 2/3। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, बस अपने क्या करना था, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने थे और इस इक्वेशन में रख देने हैं x की जगह x वाला कोऑर्डिनेट, y की जगह y वाला कोऑर्डिनेट, तो सोल्व कर देना है, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ठीक है जी, अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करना है। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इसकी जो साइड है भाई 14 सेंटीमीटर गिवन है, कितने गिवन है, 14 सेंटीमीटर। EFG एंड H एज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD DA, ये सारे मिड पॉइंट है, EFG
इसका आ गया EFGH, ये सारे मिड पॉइंट है इन साइड्स के, ठीक है। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जो इस एरिया निकालना है जो ये पोर्शन शेड कर रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ, ये लाइन दिख नहीं रही, मैं दूसरा कलर लेता हूँ ये वाला। अगर मैं यहाँ पे बीच में लाइन खींच दूँ तो कोई प्रॉब्लम है तुमको? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये वाली साइड 14 है, ये वाली साइड 14 है, तो ये वाली लाइन जो है वो 14 सेंटीमीटर की होगी, है ना। दोबारा से लिखता हूँ, 14 नहीं दिख रहा अच्छे से, तो ये लिखता हूँ मैं 14 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, इस सेमी सर्किल का एरिया अपन निकाल सकते हैं। इस सेमी सर्किल की रेडियस कितनी होगी, यहाँ देखो बीच में 7 सेंटीमीटर, पूरा 14 है ना, तो ये क्या होगा, रेडियस कितनी होगी 7। तो इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ इस सेमी सर्किल का। तो वो कैसे निकलेगा, सेमी सर्किल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 से, 1/2 पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो पहले मैं सेमी सर्किल का एरिया निकालता हूँ, फिर बाकी अपन देखें 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन ने लिखा 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से किया 11, तो 11 7 जा आ गया 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आया भाई, ये ऊपर वाले का आ गया है सेमी सर्किल का। अपने को बस इस पार्ट का एरिया और निकालना है। तो इस पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा येलो कलर लेता हूँ शायद, हाँ ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस आधे स्क्वायर का एरिया में से, इस आधे स्क्वायर के एरिया में से क्या करूं, 2 सेक्टर का एरिया माइनस करूं। कौन कौन से सेक्टर दिख रहे हैं तुमको, एक तो ये वाला सेक्टर और एक ये वाला सेक्टर, इनका एरिया माइनस कर दो तो ये बच जाएगा भाई, है ना। चलो पहले तो स्क्वायर का निकालते हैं। स्क्वायर का कितना होता है, 14 इंटू 14 कितना आएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया है ये, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया का आधा करेंगे तो वो कितना आएगा, 196 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसका एरिया आया है भाई, आधे स्क्वायर का, ठीक है। उनमें से अपने को इन दोनों सेक्टर के एरिया माइनस करना है। तो 2 सेक्टर है तो 2 मल्टीप्लाई, दोनों सेक्टर का एरिया निकाल देता हूं मैं, 2 सेक्टर का 2 मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई, और रेडियस तो यहाँ पे 7 ही होगी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका एरिया आएगा, इन दोनों सेक्टर का, ठीक है। चलो अब देखते हैं तो क्या आता है, 9 4 जा 36, है ना, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और 2 ये 11 जा, तो ये क्या आ गया, 11 7 जा 77, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, उसका तो अपन ने निकाल ही लिया था पहले, है ना। इसका कैसे निकाल रहे हैं, अपन ने आधे स्क्वायर का एरिया निकाला जो 98 आया, उसमें से अपन ने इन दोनों सेक्टर का माइनस करना है, तो ये अपना शेडेड आएगा, ये वाला बीच वाला, ठीक है। तो ये कितना बचेगा भाई, 98 माइनस 77 कितना बचेगा, 1, और ये 2, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया है ये, 21, 21 किस कौन सा एरिया है, ये वाला बीच वाला। चलो मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, ये है अपना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर वाला अपना कितना आया था भाई, 77। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 77 प्लस 28, 718 आ गया, 729, तो क्या आएगा अपना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपना आंसर आ गया ये। तो कैसे किया एक बार ये दोबारा से देख लेते हैं ध्यान से, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात ना है। सबसे पहले अपन ने सेमी सर्किल का एरिया निकाला, सेमी सर्किल का एरिया हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसकी होगी भाई 7, सिंपल, ठीक है। फिर अपन ने इस आधे स्क्वायर का एरिया निकाला जो आया 98, फिर अपन ने इन दोनों सेक्टर का एरिया निकाला एक साथ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले ही, तो ये आ गया दोनों सेक्टर का 77। तो इस आधे स्क्वायर में से अगर मैं इन दोनों सेक्टर का माइनस करता हूँ तो ये बच जाएगा, जो आएगा अपना 21। अब 77 और 21 ये पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो ये रहा अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है जी, ये रहा अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कैसे करना है, ये भी अपना 12th चैप्टर का ही क्वेश्चन है ना, ये भी अपना कौन सा 12th चैप्टर का ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, सरदर्द हो गया, काफ़ी टाइम हो गया बनाते बनाते। हाँ सुनो तो, अब गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ए ओलंपिक रिंग, ओलंपिक रिंग्स हैं ये, है ना, बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं ये जैसे दिखाए गए हैं, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, इन सब की रेडियस है 1 सेंटीमीटर,
ठीक है, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। इंटरसेक्टिंग इन सच ए वे दैट द कोड फाउंड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स इज ऑल्सो ऑफ द लेंथ 1। ये जो कोड है अपनी, ये जो कोड दे रखी है, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर। दो चीजें दी है अभी तक अपने को, रेडियस 1 है और ये कोड की जो लेंथ है वो भी 1 सेंटीमीटर है। द टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, ये जो डॉटेड रीजन है इसका टोटल एरिया निकालना है, अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग टू बी नेग्लिजिबल। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से, बस तुम पहले वाले सर्किल पे फोकस करो पहले, है ना। पहले वाले सर्किल पे मैं ध्यान से बताता हूँ। ये तो मान लो तुमने ले लिया सेंटर, और सेंटर को अगर मैं इससे मिलाया तो बोलोगे तुम 1 सेंटीमीटर क्योंकि ये रेडियस है। इसको इससे मिलाया तो बोलोगे 1 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है। और ये वाली जो कोड है इसकी लेंथ पहले से ही 1 सेंटीमीटर गिवन है अपने को। तो भाई ये कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल होता है 60 डिग्री। क्या होता है एंगल 60 डिग्री। अब थोड़ा सा देखो, मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ कैसे बन रहा है ये अपना। ये कुछ ऐसे बन रहा है ना अपन। अच्छा, एक ऊपर से ऐसे और जा रहा है, इसकी बात अपन बाद में करेंगे, है ना। पहले अपन नीचे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, इस वाले पार्ट की, इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो ये बन रहा है भाई, अपन ध्यान से देखोगे तो ये सेगमेंट बन रहा है। ये 60 डिग्री, रेडियस 1 और ये 1 है ही कोड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सेगमेंट बन रहा है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है भाई, सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है ना। तो नीचे लिखता हूँ मैं, ठीक है, नीचे करता हूँ थोड़ा सा। तो सेगमेंट का एरिया थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या रहोगे, पाई को पाई ही रहने दो क्योंकि अपना आंसर में देखो पाई दिख रहा है सब जगह, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 1, ठीक है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। थीटा कितना था 60, तो यहाँ है क्या आएगा साइन 30 कोस 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू और कोस 30 की वैल्यू रख देता हूँ ये मैं यहाँ पे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 की होती है √3/2, दोनों रख देता हूँ। 1/2 इंटू √3/2, ठीक है जी। चलो, तो ये आ गया 6 6 या 36। तो ये अपना पहले क्या आया पाई/6, क्या नीचे क्या बचा 6, ऊपर क्या है पाई, पाई/6 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ऊपर क्या आया अपना √3 अपॉन 2 2 4, √3/4। ये किसका आया, एक सेगमेंट का एरिया आया। किसका आया है, एक सेगमेंट का एरिया। थोड़ा सा अगर तुम ध्यान से देखो, अपन ने एरिया जो निकाला है वो इसका निकाला है, एक का। कितने पार्ट है ऐसे, देखो 1 हो गया, ये दूसरा पार्ट। यहाँ अगर कोड बनाएंगे तो 3 पार्ट, 4 और ये 5 और ये 6 और यहाँ कोड बनाएंगे 7 और ये 8। ऐसे कितने पार्ट हैं, ऐसे कितने सेगमेंट है, 8 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 8 और आ जाएगा और ऑप्शन आएगा अपना D1। ऑप्शन कौन सा आएगा भाई अपना D1। तो कुछ नहीं करना था, अपने एरिया ऑफ सेगमेंट मल्टीप्लाई 8 करना था क्योंकि 8 पार्ट सेम टाइप के बन रहे हैं सेगमेंट के साइज के, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए देखो अच्छा क्वेश्चन है। अपने को बोला गया है 2 और 1/2 है वो 0 है इस इक्वेशन के, इक्वेशन नहीं इस पॉलिनोमियल के, है ना। तो एक बार बात, दो अपन ने पढ़ी हुई है, दो चीज़ें, है ना। दो चीज़ें क्या पढ़ी हुई है कि जो सम ऑफ 0 होता है वो -b/a के इक्वल होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है वो c/a के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देते हैं। सम ऑफ 0 मतलब दोनों को ऐड कर देते हैं 2 + ½ और -b/a मतलब b की वैल्यू 5 है, तो ये आ गया -5/p। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब 2 और 1/2 का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू c की वैल्यू है r अपॉन a की वैल्यू है p, r/p आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इनको एलसीएम लेके ऐड करोगे 2 2 4 + 1 विच इज इक्वल टू -5/p। तो ये आएगा अपना 5/2 विच इज इक्वल टू -5/p। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 5p विच इज इक्वल टू -10, 5 डिवाइड में तो p की वैल्यू आ गई अपनी -2। p की वैल्यू क्या आएगी भैया अपनी -2। अच्छा, r की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p को 1 से किया p और r को 1 से किया तो r
मतलब पी और आर की वैल्यू इक्वल है, और पी की वैल्यू क्या आई अपनी -2, दोनों की -2। तो अपना कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इतनी बात अपने को समझ में आ जानी चाहिए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा है, आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ अलग था। चलो देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 100 सेंटीमीटर। सर्किल है, ऐसे ही बनता है मेरे से, और अच्छा बना सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल बना सकता हूँ। ये लो, कितना अच्छा बनाना है बताओ। हम्म, बन गया अच्छा। ठीक है, तो ये सर्किल है अपने पास, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 100 है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है भाई, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, 2 पाई आर, और वो कितना है, 100 है। ठीक है, अच्छा, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। इस सर्कल के अंदर क्या है भाई, स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की क्या निकालनी है अपने को, साइड निकालनी है। इस स्क्वायर की क्या निकालनी है, साइड। चलो सबसे पहले मैं रेडियस निकाल देता हूँ, रेडियस निकाल देता हूँ। तो रेडियस आएगी अपनी यहाँ से 100/2 पाई। तो ये कैंसिल करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 50/पाई। कितना आ जाएगा भाई रेडियस, 50/पाई। देखो अगर मैं बीच में पॉइंट लेता हूँ तो ये रेडियस 50/पाई और ये रेडियस 50/पाई। ये क्या है अपना डायगोनल, डायगोनल नहीं सॉरी, डायमीटर। डायमीटर है अपना 100/पाई। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को, 100/पाई, है ना। अच्छा जी, चलो तो अपना ये डायमीटर अपना 100/पाई आ चुका है। ये एक्चुअल में क्या है, ये इस स्क्वायर का डायगोनल भी है। और यहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इस स्क्वायर की साइड को चलो अपन अगर ए मानते हैं, तो ये बना अपना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। और हाइपोटेनस अपने को पता है ये, हाइपोटेनस क्या है अपना, ये है। तो ये आया अपना 100/पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, 2a²। 100/पाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 का हो गया ये अपॉन पाई²। ये तो आया, है ना। ठीक है, अच्छा जी, तो 2 डिवाइड में भेज देते हैं पहले। तो ये आया a² इक्वल टू 2 इधर डिवाइड में आएगा, तो ये बनेगा अपना ऐसे पाई² इंटू 5। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 और 3 0। तो a² इक्वल टू आया 2000/पाई²। यहाँ तक ठीक है। अब स्क्वायर इधर भेज दो रूट में, तो रूट में आएगा अपना 2000/पाई²। इसका रूट कैसे निकलेगा, देखो इस डबल जीरो का एक जीरो आ गया बाहर, 10। ठीक है, अच्छा ये 20 है, 20 को लिखेंगे 4 5 जा, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 5/पाई का स्क्वायर पाई आ जाएगा। तो अपना क्या आया भाई, अपना क्या आया, नहीं कुछ तो गड़बड़ है ना, है क्या, √5, √2 बचना चाहिए। चलो एक बार दोबारा से करते हैं। रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2000 का 10 आ गया, 20 का 2 आ गया, 5 कैसे बच रहा है। एक सेकेंड, अरे हाँ यहाँ 2000 थोड़ी आएगा, 5000 आएगा। यहीं से गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ नीचे क्या आया था अपना 2, नीचे क्या आया था अपना 2, तो 2 5 जा 10, तो ये 5000 आएगा। वही सोच रहा मैं कहाँ क्या कर दिया, 5000/पाई²। और ये इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर इधर आएगा रूट में, तो 5000/पाई² का रूट कर दो, तो वो कितना आएगा 5000 का रूट। देखो डबल जीरो का तो एक 10 बाहर आ जाएगा, बचा 50। 50 को लिख देंगे अपन 25/2, या फिर 50 को लिखो 5/2। तो 5 एक बाहर आ जाएगा और रूट में 2 बचेगा, अपॉन पाई² का पाई बाहर आ जाएगा, तो 50√2/पाई। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई अपना, 50√2/पाई
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा आ गया अपना? सी वाला। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो। सबसे पहले अपने को सरकमफ्रेंस लिख दिया बनता 2 पाई आर इक्वल टू 100। यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल ली अपने, पाई की वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे देखो है ना। ठीक है, तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी। अच्छा, तो आर की वैल्यू आ गई अपनी 50 अपॉन पाई, मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो डायमीटर 100 अपॉन पाई आ गया। डायमीटर है वो अपना हाइपोटेनस भी हो गया, इसके साइड को अपन ने ए मान लिया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर का वो हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि अपना ये आएगा, ये ए स्क्वायर 2a² हो जाएगा, 2 पहले डिवाइड में जाएगा और फिर रूट लगा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 50√2 अपॉन पाई। सिंपल। चलो आज का करते हैं फिर लास्ट वाला क्वेश्चन। चलो तो देखो भाई, ये है अपना 3 की पावर x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 243। अपने को इन दोनों इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करनी है कि भाई कितने सॉल्यूशन इनके पॉसिबल है। तो अपने को पहले दो इक्वेशन सिंपल लैंग्वेज में बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। तो ये 3 की पावर x प्लस वाई है, 243 एक्चुअल में कितने की 3 की कितनी पावर होती है ना। जैसे 3 को 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 होता है। तो कितनी पावर है? 3 की पावर 5। तो एक इक्वेशन अपनी बन चुकी है यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये पावर देखो बेस, ओ माय गॉड क्या हो गया, हाँ बेस सेम है, बीच में इक्वल टू है तो पावर सेम होगी ऐसे। ठीक है, अच्छा इधर भी देखो 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और इसकी पावर x माइनस 5 वाई तो है ही विच इज इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1, है ना, बेस हट जाएगा। तो ये आया अपना 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब अपने को बताना है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो अपन पहले बात करते हैं a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 कितना है? a1 अपना 1 यहाँ से और a2 अपना 5 आया। और b1 अपॉन b2 की बात करते हैं तो b1 अपना प्लस का 1 आया और b2 अपना माइनस का 5 आया। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है। अपने को पता है a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं हो तो अपन बोलते हैं कि भाई क्या, यूनिक सॉल्यूशन। लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा बी वाला, वन ऑप्शन आएगा भाई अपना बी वाला। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो जरूर लिखो, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। आगे जो लास्ट वाले 10 क्वेश्चन की वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें वो क्वेश्चन का जो तुम्हारा डाउट है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।